दोस्तों, जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमारी पहली सांस, पहली ऊर्जा और पहला रिश्ता नाभि से ही शुरू होता है। यानी जीवन की शुरुआत नाभि से होती है। नाभि केवल शरीर का एक छोटा सा बिंदु नहीं है, बल्कि यह हमारे पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और मानसिक संतुलन का असली केंद्र है। नाभि बैलेंसिंग क्या है? नाभि बैलेंसिंग का मतलब है नाभि को उसकी असली स्थिति पर लाकर शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना और मन, शरीर व आत्मा में सामंजस्य स्थापित करना। जरा सोचिए, अगर घर की मुख्य लाइन गड़बड़ा जाए तो पूरा घर प्रभावित हो जाता है। उसी तरह अगर नाभि अपनी जगह से हट जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे ही इसे सही किया जाता है, शरीर अपने नैसर्गिक संतुलन में लौट आता है। नाभि असंतुलन से होने वाली समस्याएं: नंबर 1, बार बार गैस और कब्ज। नंबर 2, एसिडिटी और भूख न लगना। नंबर 3, पेट और कमर का दर्द। नंबर 4, महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी और गर्भधारण में कठिनाई। नंबर 5, तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या। नंबर 6, शरीर में कमजोरी और ऊर्जा की कमी। नाभि बैलेंसिंग के फायदे: नंबर 1, पाचन शक्ति मजबूत होती है। नंबर 2, गैस, कब्ज और एसिडिटी से राहत मिलती है। नंबर 3, पेट और कमर दर्द में सुधार। नंबर 4, महिलाओं के लिए मासिक धर्म और प्रजनन तंत्र संतुलित। नंबर 5, तनाव और मानसिक बेचैनी कम होती है। नंबर 6, पूरे शरीर में नई ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। दोस्तों, हमारी प्राचीन शाश्वत चिकित्सा यह बताती है कि नाभि ही शरीर का मुख्य स्विच है। जैसे घर का एक बटन दबाते ही पूरी रोशनी जगमगा उठती है, उसी तरह जब नाभि संतुलित होती है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा प्रसन्न हो उठती है। यही है शाश्वत चिकित्सा का चमत्कारी रहस्य। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग महंगी दवाइयों और जटिल इलाजों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन असली उपचार कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा में ही छिपा है। नाभि बैलेंसिंग कोई साधारण उपचार नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जहां दवा की नहीं, बल्कि शरीर के सहज संतुलन की ताकत काम करती है। यही संतुलन हमें फिर से देता है स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशहाल जीवन। यही है शाश्वत चिकित्सा की अद्भुत सुंदरता। साधारण उपाय, अद्भुत परिणाम। यही है शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। बाबा जी, आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, 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 धन्यवाद निगम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन में बहुत शुभकामनाएं। आज आखिरी दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं आज तो। वाह, वंडरफुल। आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने स्थान पे बैठ जाएं। कोई भी ज्ञान मुंह छुपा के नहीं लिया जाता। ज्ञान लेने के लिए और देने के लिए ऊर्जा का कनेक्शन जरूरी है। आइए अपने स्थान पे बैठ करके ईश्वर को पहले नमन करें। सबसे पहले ईश्वर को नमन करें। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें, कंधे को सीधा रखें और एक गहरी सांस लें। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें। धरती माता को प्रणाम करें। सभी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करें। भारत माता को प्रणाम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे शाश्वत चिकित्सा के लिए चुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे लोगों की सेवा का जरिया बनाया।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी शक्ति देना प्रभु कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे हाथों में इतनी शक्ति देना जिसे मैं छू दूं वो स्वस्थ हो जाए, मैं लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो 5 दिन के इस सेशन में आपने अभी तक सीखा कि हम 30 के पहले और 30 के बाद हार्मोन्स जब परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो क्या क्या परेशानियां हमें आती है। हमने बहुत सारे हार्मोन के बारे में आपको बताया 5 दिनों में, एस्ट्रोजन से लेकर के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से लेकर के इंसुलिन तक, कैसे वो बैलेंस होगा। आज फाइनल डे है, आज प्रैक्टिकल डे है। आज के सेशन की शुरुआत 30 के पहले पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, स्किन की समस्या, बालों की समस्या जिसके ऊपर हमने बात किया, मोटापा की समस्या के ऊपर हम आज काम करेंगे। आज हम नाभि बैलेंसिंग करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या ये करें, परहेज करें, कैसे हम अपने मोटापा के ऊपर कंट्रोल करें। तो आप मोटापा के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं बहुत ही सफलतापूर्वक, कोई संदेह नहीं है, निसंदेह, विदाउट एनी मेडिसिन। ना ज्यादा फास्टिंग करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन भूखे रहे, आपका वजन कम हो गया तो उसको सफलता नहीं गिना जाता। सफलता का मतलब है कि जो हम दैनिक दिनचर्या है, जो अपने जीवन, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम अपने वेट को बैलेंस रख सकें। ये मोटापा आखिर होता क्यों है? आपको पता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर पिज्जा बर्गर नहीं खाता, हमारा शरीर फ्रूट ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता। हमारा शरीर क्या खाता है? हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है। हमारा शरीर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे ब्लड में ढेर सारा ग्लूकोज जमा हो जाता है, ब्लड हमारा शुगर जमा हो जाता है ब्लड में। अब हमारा पैंक्रियाज क्या करता है? तुरंत उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन क्या करेगा? उसको ब्लड से निकाल करके उसको सेल के अंदर रखना शुरू कर देता है, सेल के अंदर जमा करना शुरू कर देता है। ब्लड से हटाने लगता है इंसुलिन और उसको सेल के अंदर जमा कर देता है। जब ज्यादा हमारे शरीर में ग्लूकोज हो रहा है तो सेल में जब जगह नहीं बचेगी, ग्लूकोज से वो भर गया, लेकिन चूंकि हम अपना खान पान को नहीं सुधारे, हम मिठाई खा ही रहे हैं, हम चीनी खा ही रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है हमारे शरीर में, तो वो सेल में जमा होते होते सेल मोटा होने लगता है। अब उसका साइज बड़ा होने लगता है और हम मोटापा का शिकार होते हैं। ये बिस्लर फैट के रूप में सबसे पहले हमारे पेट की चर्बी बढ़ती है, बिस्लर फैट, जिसको गंदी चर्बी बोला गया है। टमी एंड बैक इज आवर फ्रीज, ये फ्रीज के जैसा बिहेव करता है। जैसे फ्रीज में ना जो एक्स्ट्रा बच जाता है घर का भोजन, उसको आप फ्रीज में रखते हैं, उस तरह से ये फ्रीज के जैसा बिहेव करता है। हमारा पेट ऊंचा होने लगता है। वजन कम करने का तात्पर्य यह है कि वजन कम करना नहीं है, हमें पेट कम करना है, वेट कम हो जाएगा। पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो गई है बिस्लर फैट के रूप में, जो आने वाले दिन में आप ऐसे समझिए कि शरीर एक कमरा है, एक कमरा है, एक घर है, और इस घर के अंदर कूड़ा जमा हो रहा है बिस्लर फैट के रूप में। तो कूड़ा आज नहीं तो कल बदबू देगा। जब वो ज्यादा वहां पे चर्बी जमा हो जाएगी तो हमारे जितने ऑर्गेन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, उसको प्रभावित करने लगेगा। चूंकि मोटा होने से वो भी मोटा हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा। इस कारण से पेट की चर्बी को कम करना अनिवार्य है। जब पेट की चर्बी को हम कम कर देते हैं तो हमारी सारी तब समस्या, ये जो, अगर ये 6 पैक बनाना है तो जिम जाकर के कसरत करना पड़ता है या एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेकिन पेट बढ़ाने के लिए कोई जिम जाता है क्या? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जिम जाता हो अपना पेट बड़ा करने के लिए? नहीं। पेट जितना अंदर रहे, चेस्ट जितना बाहर रहे, चाहे मर्दों का फिगर हो या महिलाओं का फिगर हो, अच्छा फिगर उसी को माना गया है। हम जिस एज में भी हैं, हम अपने ग्लूकोज को बैलेंस रखने का तरीका जब सीख जाते हैं, तो जो हम नाभि बैलेंसिंग आपको आज सिखाएंगे, तो नाभि बैलेंसिंग दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निक है, जो हमारे लीवर को, हमारे पैंक्रियाज को, हमारे स्प्लीन को, सबको एक्टिव रखता है। क्योंकि जब हम बाहर से नाभि बैलेंसिंग करते हैं तो नाभि बैलेंसिंग में क्या होता है
कि नाभी बैलेंसिंग में हमारे पेट के अंदर के जितने पार्ट्स हैं, जितने ऑर्गेन्स हैं, हमारा शरीर क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम करता है। जब हम इसको सिस्टमेटिक चलाने का ज्ञान सीख जाते हैं, यही शाश्वत चिकित्सा है। हमें दवाइयां हमारे लिए क्या है, मैं दवाइयों के बारे में चर्चा किया था कि दवाइयां क्या है, जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है तो दवाई के रूप में उसको हम बाहर से देते हैं ताकि वो पूरा हो जाए। लेकिन परमानेंट उसको देने की दवाई तो परमानेंट खाने की चीज है नहीं। अभी तत्काल कुछ हुआ, अब दवाई खाएं। दुनिया में कोई भी पैथी है, दुनिया में कोई भी ज्ञान है, वो बुरा नहीं होता। जहर को भी अगर संतुलित ढंग से यूज किया जाए तो अमृत जैसा काम करता है। जहर से भी दवाई का काम लिया जाता है। लेकिन अगर हम भोजन को दवाई जैसा नहीं लेंगे तो दवाइयां भोजन जैसा लेना पड़ेगा। सुबह उठ करके एक मुट्ठी खाओ, फिर दोपहर में खाने के बाद खाओ, फिर रात में खाने के बाद खाओ, फिर जब सोने जाओ तो स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाओ। तो ये जिंदगी हम जीने के लिए तो आए नहीं है। ऐसी जिंदगी, हम अच्छी जिंदगी जीने आए हैं, तो अच्छी जिंदगी के लिए हमारी एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। जहां पे कमी हो रही है हम वो बताने के लिए ये क्लास का मतलब था, कि हम आपको वो बताएं कि हमारे जीवन में कमियां कहाँ कहाँ हो रही है। इसमें सवाल जवाब का सेशन शुरू करने के पीछे मकसद मेरा यही था कि जो अभी तक आप लोगों ने सीखा, जो प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल में कहाँ कमी रह गई। कहीं ऐसा भी कोई पॉइंट होगा जहां पे आप समझ नहीं पाए। क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी हम बातें बताए, पीसीओएस की समस्या के बारे में बात किए हमने, और भी बहुत सारी आपके स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड किया। बालों की समस्याओं के बारे में जितनी दवाइयां हमने लिखवाई, कितने लोगों ने उसको मंगाया, कितने लोगों ने मंगाया। मार्केट में मिलेगा, बाबा जी के पास दवाइयां नहीं होती। कितने लोगों ने अपने बालों के लिए मंगाया। सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करो। अगर चेहरे पे कोई दाग धब्बा है, ब्लैक हेड्स हैं, आप उस दवा को प्रयोग करो, जो दवा दवा लिखवाया हूं। निश्चित रूप से रिजल्ट देगा, कोई संदेह नहीं है। वो असफल नहीं होगा उसको। हमारे शरीर में ना रक्त वाहिनियां जो होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसका जाल बिछा हुआ होता है। आपको पता है कि इसमें हमारा ब्लड जिसमें दौड़ता है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी? 72,000 नाड़ियां। और सब नाभि से कनेक्टेड होता है। नाभि हमारे जीवन का ऊर्जा का स्रोत है। नाभि से ही हमारे जीवन का संचालन होता है। जब मां के गर्भ में थे तो नाभि के द्वारा ही भोजन मिलता था। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ाया है। अब ये हम जब हम बड़े हो गए हैं तो आज भी नाभि जो है हमारे ऊर्जा का सेंटर है, एनर्जी का सेंटर है। इसलिए नाभि बैलेंसिंग एक यूनिक टेक्निक है शाश्वत चिकित्सा में। और इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग नाभि बैलेंसिंग सीखें। किसी को गैस बन रहा है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को डाइजेशन खराब हो गया है, लूज मोशन हो रहा है, हार्ड मोशन, कॉन्स्टिपेशन है, आप नाभि बैलेंसिंग कर करके सबको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि नाभि बैलेंसिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और पहले दिन से रिजल्ट देगा। पेट को कहते हैं, हमारे ऋषि मनीषी कहते थे, स्वस्थ रहने का विज्ञान क्या था हमारे यहाँ, कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आई? पैर गरम, पैर गरम यानी फुल टाइम एक्टिव, 24 घंटे हम एक्टिव हैं काम करने के लिए। पेट नरम यानी उसको छुओ तो रुई जैसा लगे। और सिर ठंडा, आजकल उल्टी बात हो गई है। आदमी का सिर गर्म हो गया है, पेट एब नॉर्मल हो गया है, और पैर ठंडा हो गया, कुछ करना ही नहीं चाहता। कुछ करना ही नहीं चाहता, सोचता है सब बैठे बिठाए हो जाए। तो बैठे बिठाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं होता। तो हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये बहुत ही लंबी यात्रा करता है। इसके अंदर ब्लड कुल 1,12,000 किलोमीटर, इसके अंदर जो ब्लड हमारा चलता है, जानते हैं कितना चलता है? 1,12,000 किलोमीटर। हमारे शरीर में कितने मतलब नालियां बनी हुई है, सोच के देखिए। 1,12,000 किलोमीटर, 7 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से करीब 70 करोड़ लीटर खून पूरे जीवन में हार्ट हमारा पंप करता है। कितना? 70 करोड़ लीटर। पूरे जीवन में, एक औसत जिंदगी में हमारा हार्ट 70 करोड़ लीटर ब्लड को पंप करता है ना? यह आश्चर्यजनक बात है ना? 70 करोड़ मायने रखता है। 350 ग्राम के आसपास हमारे हार्ट का वजन होता है, लगभग लगभग 350 ग्राम। इसमें भी सिर्फ 350 मिलीग्राम जो मांसपेशियां होती है हमारे हार्ट की,
वो मैकेनिकल इंजीनियर की तरह काम करता है। सिर्फ 350 मिलीग्राम पूरे सिस्टम को चला के कौन रखता है? 350 मिलीग्राम। 350 ग्राम का हार्ट में 350 ग्राम मिलीग्राम के आसपास एक इंजीनियर जैसा बना होता है। सारे फंक्शन को वही एक्टिवेट रखता है, हमारे हार्ट के फंक्शन को। बिल्कुल इंजीनियर जैसे काम करता है ना, वैसे हमारे हार्ट को प्रति मिनट 10 किलो का वजन 3 फीट तक ब्लड को उठाने में, जैसे 10 किलो का वजन उठाना होता है ना, तो 3 फीट तक ब्लड उठाता है हमारा। जैसे आप पहले माले पे हैं, दूसरे माले पे हैं, तो नीचे जमीन से आपका मोटर जब पंप करके पानी ऊपर पहुंचाता है, आपका समरसीबल, तो उसको कितना वजन लगता होगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो हमारे पैरों से ऊपर उठाने में, 3 फीट उठाने में लगभग 10 किलो के बराबर वजन हमारे इस 350 ग्राम के हार्ट को उठाना पड़ता है। 350 ग्राम का हार्ट और 10 किलो का वजन, सोचिए कितना वजन पड़ता होगा इसके ऊपर। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जब भी हमारे शरीर में बिस्लर फैट जमा होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जिसमें अशुद्ध खून की वाहिनियां होती है, जो बहता है, उसमें वो कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमा होने लगता है। आपने देखा होगा कि जहां पे आप पानी बहाते हैं, अगर वो गंदा पानी नहीं भी है, आप एक ईंट का टुकड़ा अपने नहाने वाले कमरे में रख दें, स्नान घर में, जहां पे कोई बर्तन साफ नहीं होता, कोई और काम नहीं होता, सिर्फ नहाते हैं, एक ईंट का टुकड़ा रख दीजिए या पत्थर का, आप देखेंगे कि वहां पे पानी जाते जाते वहां पे एक मैल सा एक जमा हो जाता है। ऐसे ही हमारी जब नाली में खून बहता है, जब गंदा खून, तो वो सारी गंदगी को लेके आ रहा है, और नीचे से एक तो हवा दबा रही है उसको, गैस हमारा, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल उसके इसमें जमा हो गया है, तो धीरे धीरे वहां पे और जमने लगता है और वो उसके ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं। जब हार्ट ऐसे पंप करता है तो ब्लड जब जाने में असुविधा होती है, तो हमारा हृदय, हमारा हार्ट भारी भारी लगने लगता है, मीठा मीठा दर्द होने लगता है, हमारी सांसें तेज होने लगती है, वर्टिगो होने लगता है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब ईसीजी करता है तो एक रोग लिखता है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज ओरिजिन ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज की शुरुआत यहीं से होती है। उस ब्लड वेसल्स को जब जाम कर देता है, उसके वेन्स को जब जाम कर देता है, तो फिर उसमें स्प्रिंग डलवाना पड़ता है। आपने एक बार स्प्रिंग डलाया, फिर उसके आगे जमा होने लगा, दूसरा स्प्रिंग डलाया, फिर उसके आगे जमा होने लगेगा, फिर तीसरा स्प्रिंग पड़ेगा, उसके बाद जगह ही नहीं बचता है तो बाईपास होगा। अब ये आया कहां से? मैं पहले दिन ही बताया था कि संसार में कोई बीमारी नहीं है, और 4 दिनों में आप, मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी बात कि संसार में कोई रोग नहीं है। आप जितने भी रोगों का नाम लेते हैं, ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज। ये क्या है? सारे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हैं। जो भी आप बीमारी का नाम लो, ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज। अगर हार्ट डिजीज हो गया तो हार्ट में क्या डिजीज हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसको ब्लॉकेज हो गए हैं उसके नसों में, हमारे हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई। हमारे शरीर, अगर चक्कर आ रहा है तो चक्कर आना क्या बीमारी है? हो सकता है विटामिन, आजकल विटामिन B12 लोगों का कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? कभी आपने सोचा कि विटामिन B12 एकदम पहले, आज से 10 साल पहले विटामिन B12 के बारे में हम जानते तक नहीं थे, कभी पूछता नहीं था। आज 10 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर लो होने लगा है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है। सोचें जरा कि क्या जमाने में हम जी रहे हैं, कैसे जमाने में जी रहे हैं कि आज बीमारियां, जिस उम्र में 40 साल के बाद बीमारियों के लिए माना जाता था कि ब्लड प्रेशर होगा, आज 14 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाता है वो। तो ये जो हो रहा है हमारे समाज में, तो क्यों हो रहा है? इसके लिए ये क्लास माताओं के लिए इसलिए डिजाइन किए थे कि बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ सभी, कि बुखार क्यों आता है? बुखार क्यों आता है? अच्छा, इसके पहले हम बता रहे थे ब्लड वेसल्स के बारे में। सामान्यतः 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और डेली 1,03,680 बार धड़कता है। एक दिन में कितना? 1,03,680 बार धड़कता है हमारा हृदय। एक नॉर्मल हार्ट की बात कर रहा हूं मैं। प्रतिदिन 4,000 गैलन ब्लड को पंप करता है, प्रतिदिन डेली 4,000 गैलन ब्लड पंप करता है, ऐसे 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 ऐसे, लब डब लब डब लब डब। हार्ट का साउंड होता है, फर्स्ट साउंड लब एंड सेकेंड साउंड डब, लब डब लब डब। जब हम स्टेथो लगाते हैं ना,
तो यही लब डब लब डब लब डब सुनाई देता है। इसमें आवाज में चेंजिंग आती है तो आपका डॉक्टर समझ जाता है कि कहीं गड़बड़ी आई है। यही इसीलिए स्टेथो लगाया जाता है। स्टेथो क्यों लगाते हैं? ये साउंड हमारे कान में सुनाई देता है, वो दो ही साउंड सुनाई देता है, लब डब लब डब लब डब। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉल पहुंचाने का काम, हार्मोन्स को पहुंचाने का काम यह हमारा ब्लड करता है। हमने कहा कि बुखार क्यों लगता है, अभी कल चर्चा चला, तो आप समझो पहले कि बुखार लगता क्यों है। अभी वायरल का सीजन है। हमारे शरीर में जब किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस जब प्रवेश कर जाता है, हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस जब प्रवेश कर जाता है, तो किसी बैक्टीरिया वायरस को मारा नहीं जा सकता, वो अमर होता है। कोई वायरस को मारा नहीं जा सकता। कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर चला गया तो हमारा शरीर इतना स्मार्ट डिवाइस है कि ये जानता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वायरस को, बैक्टीरिया को सिर्फ हीट से कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल जो पेंडेमिक गुजरा भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो आपने देखा होगा कि जब गर्मी के दिन आ जाते थे, 3 साल तक पेंडेमिक था भारत में, और 3 साल में आपने देखा होगा जब गर्मी आ जाती थी तो गर्मी के दिन में केसेस कम हो जाते थे, उसका शोर कम हो जाता था। और जैसे ही बरसात आया या सर्दी आई, फिर से महामारी जैसा फैलने लगता था। उधर लॉकडाउन लग गया, उधर लॉकडाउन लग गया, कहां कहां लॉकडाउन लग गया। तो हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि ये जानता है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो उस बैक्टीरिया वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने अंडर कस्टडी करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर तब तक बढ़ाएगा जब तक उसको अपने कंट्रोल में ना ले ले, और जैसे ही उसको अपने कंट्रोल में लेता है, हमारा इम्यून उसको हमारे एग्जिट डोर से बाहर कर देता है। चाहे वो नाक के बाहर से बाहर करे, एनस से बाहर करे, यूरिन से बाहर करे, पसीने से बाहर करे, जितने भी एग्जिट डोर्स हैं हमारे शरीर में, उससे बाहर कर देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। पहले जमाने में जब बुखार लगता था ना, तो 3 दिन तक भोजन बंद कर दिया जाता था। उसको कहते थे पथ्य देना। पथ्य दिया जाता था। जब तीसरा दिन उसको रोटी ताजी बना करके उसको पानी में डाल दिए, तवा से उतारे और पानी में डाल दिए, रोटी की गर्मी ठंडी कर दी, उसके बाद उसको खिलाते थे, या खिचड़ी खिलाते थे, मूंग के दाल की खिचड़ी गला करके। तीसरे दिन, 3 दिन तक भोजन बंद। अब हमारा शरीर को जब भोजन नहीं मिलता था, तो हमारा इम्यून सिर्फ हमारे शरीर के बैक्टीरिया को सारा खा जाता था, सारा। ये हम अगर भोजन नहीं देंगे बाहर से, हमारे शरीर में भोजन करने की प्रक्रिया अनवरत 24 घंटे चलते रहती है। तो अगर हम रात का भोजन बंद करते हैं, या अगर एक टाइम का ही भोजन देते हैं, तो बाकी का जो भोजन, वो एक्स्ट्रा जो हमारे अंदर जमा है, उससे लेना शुरू करेगा। सबसे पहले उस चर्बी को खाएगा, बिस्लर फैट को। उसके बाद अगर हम भोजन नहीं दिए, तो फिर हमारे और जो एक्स्ट्रा उसमें बैक्टीरियाज हैं उसको खाने लगेगा। हमारे शरीर में ये ऑटो मोड पे हमारा शरीर काम करता है। हमारा शरीर बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। तो इसको काम करने का तरीका है, बुखार जब भी आए तो तुरंत दवाई कभी नहीं देना चाहिए, कदापि नहीं देना चाहिए। तुरंत दवाई अगर दे दे, आप उसको काढ़ा बना के दे दो, कुछ और दे दो, घरेलू उपचार कर दो, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जाके आप दवाई दे दो, आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा और दवाइयों का साइड इफेक्ट कम होगा। क्योंकि पहले दिन से दवाई देंगे तो सुबह दवाई देंगे, शाम को बुखार आ जाएगा, शाम को दवाई देंगे, सुबह, 3 दिन का उसका भोग काल होता है, वो पूरा करके ही जाएगा। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो 7 दिन का उसका भोग काल होता है। आप ज्यादा दवाइयां देंगे तो 17 दिन तक टिका रहेगा, 7 महीने तक टिका रहेगा। किसी को टाइफाइड हो गया तो 11 दिन रहेगा, रहेगा ही रहेगा। चाहे कम रहे, ज्यादा रहे, वीकनेस रहे, बुखार आए, जड़ा जाड़ा लेके आए, गर्मी लेके आए, जैसे आए, लेकिन रहेगा। इसलिए दवाइयां लेने में थोड़ा सा ये होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दवाइयां पर ही रहे हम, सिर्फ कुछ भी हुआ तुरंत दवाई ले लो। कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी कोई परेशानी आती है, तो हमारा शरीर इंडिकेट करता है, चीख चीख के कहता है रिपेयर इट, उसको रिपेयर। अगर हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, तो जिस दर्द वाला स्थान है, उस दर्द वाले स्थान पे हमारा शरीर कहता है रिपेयर इट, उसको रिपेयर करने कहता है। जब आपने रिपेयर कर दिया, उसके बाद अगर दवाई दी, तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपने रिपेयर नहीं किया, थोड़ी देर के लिए गोली मार दी उसको, गोलियां कब चलाई जाती है? हम गोली ही तो मारते हैं उसको, हम अपने इम्यून को गोली मार देते हैं। ये समस्या है कि हम अपने इम्यून को ही गोली मार देते हैं। उसको गोली की जरूरत नहीं। दवाइयां हमारे लिए सहायक की भूमिका में है। हमारे शरीर के अंदर जो चीज नहीं है, पड़ोसी जैसे आपके सहायक के भूमिका में होता है। गांव में ना पड़ोसी होते हैं ना, अगर चाय चढ़ा दिया और चाय के ऊपर भाई देखे डब्बा खोले तो चीनी नहीं है,
जो गांव से रिलेट करते हैं मेरी बात समझ जाएंगे। शहर में क्या होता है मुझे नहीं पता, शहर में तो पड़ोस पड़ोस को नहीं जानता, लेकिन गांव में आपने चीनी चाय चढ़ा दिया, चाय पत्ती डाल दी और डब्बा खोले तो उसमें चीनी नहीं है, बाहर दो गेस्ट बैठा हुआ जिसको चाय पिलाना है, पड़ोस के घर में फटाक से दरवाजा साकल की लाओ दीदी जरा चीनी दे दो, फटाक से 2 प्याला चीनी मिल जाएगा। और आकर तो ये पड़ोसी आपको हेल्पिंग हैंड हुए, ना कि परमानेंट आपके किचन के लिए चीनी पूरा करेगा या कोई तत्व पूरा करेगा। इसी तरह से हमारी दवाइयां जो है हमारा हेल्पिंग हैंड है। हमारा इम्यून, हमारा हार्मोन जहां कमजोर पड़ा वहां दवाई देके पूरा कर दो। B12 कम है तो ठीक है दवाई देके खा लो। आजकल दवाइयां जब B12 की कमी होती है उसके कैप्सूल जब लेने लगते हैं या इंजेक्शन लेते हैं तो बढ़ करके 2000 और 3000 हो जाता है। 900 से ऊपर हुआ तो भी बीमारी देगा। एक्सेस एनीथिंग इज बैड। हमारे शरीर में B12 होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 211 से 900 के बीच। लेकिन अगर वो 2000 हो गया, 3000 हो गया तो उसके अंदर नसों में स्टीफनेस लाना शुरू कर देगा, वो ज्यादा खराबी करेगा। अगर कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए तो कितना चाहिए? 10 किलो थोड़े ना चाहिए। हमारा शरीर माइक्रो न्यूट्रिएंट खाता है, किलोग्राम में नहीं खाता, माइक्रो में खाता है। कैल्शियम कितना चाहिए हमारे शरीर को? हमारे शरीर को गेहूं के दाने के बराबर चूने में जितनी कैल्शियम होती है पर डे उतना रिक्वायरमेंट है। लेकिन उतने से कैल्शियम को भी डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत है। अगर आधा घंटा हम यहां पे धूप लगा दें सर्वाइकल रीजन में, आधा घंटा, तो 3 दिन का विटामिन डी हो खाता है हमारा शरीर। और हम खाने पे लगे हुए हैं, सुबह का मीनू अलग, शाम का मीनू अलग, दोपहर का मीनू अलग। कुछ समझ में नहीं आता है कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। इस समस्या के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को खा लो खा, खास करके माताओं का क्या है, ये माताओं की आंखों में पता नहीं क्या भगवान ने बनाया है कि अगर हट्टा कट्टा भी बेटा है अगर बाहर से आया तो पहले उसका हाथ छू के देखा, कहेगा आजकल बहुत कमजोर हो गया है, चाहे वो बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, कहेगा आजकल बहुत कमजोर हो गया है, खाता पीता नहीं सही। बस माताएं खाओ खाओ खाओ, और इसी में हम लोग भी हो गए खाओ खाओ खाओ। बच्चों को क्या है आदत लगाई माताएं। इसलिए माताओं के लिए क्लास ले रहा हूं कि जागो, खाओ खाओ मत करो, जितना खिलाओ और उसको कहो पहले पचाओ, उठक बैठक लगाओ, कोई काम करके इसको पचा लो, फिर दूसरा भोजन मिलेगा, दूसरा डाइट मिलेगा। राइट। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है तो पुरुष और महिला दोनों में थकान बहुत होगी। ये पहला सिम्टम है, पहला लक्षण है। जब ज्यादा थकान होने लगे तो तुरंत शरीर पे ध्यान दें कि कहीं ना कहीं हार्मोन बैलेंस हो रहा है। हाँ एस्ट्रोजन ठीक है, रोमा सिंह, एस्ट्रोजन सही है, सही है। प्यूबर्टी पीरियड में मेनली एस्ट्रोजन जब सिक्रेट होने लगता है तो मूड बहुत तेजी से स्विंग होता है। मूड स्विंग की समस्या उसी समय आती है, और उसी समय ना बहुत सारे उसके आचार विचार व्यवहार सब बदलने लगता है। प्यूबर्टी एज में, शुरुआती उम्र में बहुत खतरनाक होता है शुरुआत के एस्ट्रोजन का सिक्रेट होना। तो उस समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए माताओं को, और बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भी हौसला बना के रखना है कि क्या होता है। बार बार मूड स्विंग होने लगे, चिड़चिड़ापन आने लगे, या वजन एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए या घटना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस होने लगे तो सबसे पहले भाग करके पहला काम करना है कि नाभि बैलेंसिंग करना शुरू कर देना है। घर में जिसको भी जिन्होंने भी सीखा है या अभी जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल कराऊंगा, आप अपने घर में किसी को सिखा देना, बिटिया को सिखा देना, बहू को सिखा देना, हस्बैंड को सिखा देना, ताकि दोनों एक दूसरे को ये कर सको। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा नींद की समस्या आ जाती है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो। नींद, नींद में कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है नींद के लिए बताओ शीतल? गुरुजी मेलाटोनिन। मेलेटोनिन, यस। हमारे शरीर में ना रात में 9:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। रिपेयर मोड, रिपेयर यानी कि हमारे जितने ऑर्गन काम कर रहे थे दिन भर उसको नॉरिशिंग करता है, उसको रिपेयर करता है। एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलेटोनिन, यह मेलेटोनिन अंगों को रिपेयर करता है। इसीलिए रात का भोजन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि मेलेटोनिन को, हमारी नींद के लिए मेलेटोनिन ही जिम्मेवार है। अच्छी नींद अगर आ रही है तो मेलेटोनिन बन रहा है, अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो समझ लें कि हमारा मेलेटोनिन नहीं बन रहा है। इसके लिए भी नाभि बैलेंसिंग करना जरूरी होगा। नाभि बैलेंसिंग और ये पॉइंट जो हमने बताया था, ये पॉइंट सबको याद है ना? कितने पॉइंट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5।
हाँ, पांच, पांच माते, पांच, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट आपके नींद के लिए बहुत अच्छा। नींद, वर्टिगो की समस्या, जिसको चक्कर आते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावे जिसको घर में, जिसके घर में बच्चे हैं, बच्चों का अगर चाहते हैं कि उसका मेमोरी बढ़िया रहे, इस 5 पॉइंट को रोज करें, रोज बुला करके अपने पास बिठाएं और दुलार के उसको ये कर दें, करके देखें, उसके सेरेब्रम को एकदम से एक्टिव कर देगा। सेरेब्रम उसका एक्टिव हुआ। मेमोरी के लिए हमारे शरीर में कौन जिम्मेवार है? हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा होता है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब और पोस्टेरियर लोब। फ्रंटल लोब 3 पार्ट में बटा होता है। हमारे जो स्किन में समस्या आती है, स्किन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? इस स्किन में ना, स्किन में डर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो 3 लेयर होते हैं हमारे स्किन के, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड मेलेनिन। ये हमारे स्किन का कलर निर्धारित करता है, गोरा होना, सांवला होना, ये मेलेनिन उसके लिए जिम्मेवार है। अब ये मेलेनिन जहां पे समाप्त हो गया, जहां पे कमजोर हो गया, वहां पे व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, सफेदी आ जाती है। तो ये किससे होता है? मेलेनिन से। पर हमारे स्किन के लिए जो ज्यादातर बीमारियां होती है, उसके लिए कार्टिसोल जिम्मेवार है। कार्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, तो स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है, जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं। ये कार्टिसोल क्या करता है? स्ट्रेस को मैनेज करता है। अगर कार्टिसोल नहीं बनेगा तो हमारा स्ट्रेस हमें पागल बना देगा, दिमाग फेलियर हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के वाला जो हार्मोन, लेकिन बार बार जब कार्टिसोल ज्यादा बनने लगता है, तो हमारे स्किन के बाहरी लेयर को डैमेज करने लगता है। बाहरी लेयर जब डैमेज होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और बाहर से उसमें इन्फेक्शन लग जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, सोराइसिस हो जाएगा। आगे एक सेशन में शुरू करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, निशुल्क सेशन होगा सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के लिए। और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, पहले के पुराने नए, हजारों हजार, तो मैं चाहता हूं कि एक सेशन लूं, जिसमें मैं 1 घंटा 2 घंटा आपसे बातें करूं, आपकी समस्याओं को समझूं, आपके प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आ रही है उसको समझूं। इसके अलावे जो अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, या कोई नई परेशानी आई है जिसको आप सॉल्व नहीं, सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम हेल्प करें। तो ऐसा सेशन में बहुत जल्दी शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पे आपको लगे कि चलो हमारी चिकित्सा भी हो जाएगी, या घर में किसी को कोई बीमारी आई, कोई परेशानी आई, तो आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। इसलिए ये सेशन शुरू करने का मेरा विचार है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेशन, रोज चैटिंग जैसा, जैसे गपशप करते हैं ना, वैसे गपशप होगा। कुछ नई बातें बताएंगे, कुछ नए रिसर्चेज बताएंगे, क्योंकि बाबा जी का रिसर्च चालू है। मैं जिस संस्था से हूं ना, अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ से, तो धर्म संघ क्या है? रिसर्चरों की संस्था है। हाँ, जितने नई न्यू ज्वाइन है, सबका स्वागत है आज के सेशन में। ये शाश्वत, जो नए ज्वाइन है उनके लिए बता दूं कि ये शाश्वत चिकित्सा का सेशन है। शाश्वत चिकित्सा अथर्ववेद की विद्या है। अथर्ववेद में जो 4 तरह की चिकित्सा विद्या बताई गई है, अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा। अथर्विनी, जिसमें हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिप्नोसिस करते हैं तो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आंगिरस विद्या, जिसमें हम हाथों से छू करके चिकित्सा करते हैं। तीसरी दैवीय चिकित्सा है, जिसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। मेरा वाटर हीलिंग टेक्निक का क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, लिंक मिल जाएगा सबको। और अभी दीपक जी अगर होंगे तो डिटेल आपको बताएंगे, अगर उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन होना है। जितने लोगों को लगेगा कि मुझे ज्वाइन करना है, वेबिनार फ्री का होता है, आप आए, बहुत सारी चीजें उसमें भी मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो सबसे पहले आइए प्रैक्टिकल करते हैं। वाटर हीलिंग टेक्निक के द्वारा हम कैसे अपने हार्मोन को बैलेंस करेंगे। हमने एक कराया था, और एक आज सबके लिए। अगर हो सके तो सबके पास अगर पानी का गिलास हो, तो पानी का गिलास लेके बैठें, पानी का गिलास लेके बैठें, पानी का गिलास लेके बैठें सभी लोग, सभी लोग। और इसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल नाभि बैलेंसिंग का, सर्वाइकल का, और कुछ और फ्रोजन शोल्डर वगैरह का भी देंगे, कि कैसे हम फ्रोजन शोल्डर ठीक कर लें। तो आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। जितने भी नए पुराने हैं, आइए हम पानी को कैसे अपने लिए दवाई के रूप में प्रयोग कर लें।
जल चिकित्सा में हम जल के द्वारा अपने हेल्थ के लिए, अपने वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप की समस्याओं के लिए और डिस्टेंस हीलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सफलतापूर्वक। क्योंकि ये वेदों का मंत्र है। हमारी ये 5 उंगलियां, सभी जल अपने पास रखें, जल का गिलास अपने साथ रखें सभी लोग। यस, यस, बहुत अच्छे। हमारी ये 5 उंगलियां, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और हमारी ये 5 उंगलियां उसका रिप्रेजेंटेटिव है। जल को कैसे, जल के अंदर कहते हैं ना कि जल के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अभी जापान का एक वैज्ञानिक हुआ मसारू इमोटो ने अपने प्रयोग के द्वारा साबित किया कि जल के अंदर हमारी भावनाओं को संग्रह कर लेने की क्षमता है। जल जिस वातावरण में रहता है वहां की एनर्जी अपने अंदर समेट लेता है। जल को जब रिसर्च किया गया, फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया कि जल के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ये बनाता है, और उसके अंदर एक जगह इकट्ठा होता है, और उसके अंदर 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। यानी हमारी भावनाओं को जल, आप देखते होंगे कि हमारे ऋषि मनीषी हाथ में जल लेकर के संकल्प किया करते थे। आज भी जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं। किसी को अगर श्राप देना होता था, किसी को आशीर्वाद देना होता तो हाथ में जल लेते हैं। तो हाथ में ही जल क्यों लेते हैं? जल इसलिए हाथ में लेते हैं कि हमारी ऊर्जा से वो जुड़ जाता है। जल के एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। तो आज इस जल को हम कैसे मेडिसिन के रूप में परिणत करें, जो हमारे लिए कभी भी इस विद्या का प्रयोग करके आप अपने जीवन में कभी भी, आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, एक बोतल पानी दीजिए, उस पानी को अफर्मेशन दे दीजिए। पानी को जो अफर्मेशन देंगे वैसा ही बिहेव करेगा, उसके मेमोरी में वो सेव हो जाता है लाखों साल के लिए। तो आइए एक प्रयोग करते हैं। हाथों में जल लें, बताया था, सबको रिवाइज हो जाएगा। ये पहली उंगली हमारी अग्नि तत्व है, दूसरी उंगली उंगली वायु तत्व तर्जनी, सबसे बड़ी उंगली आकाश अनामिका भूमि तत्व, और सबसे छोटी उंगली जल तत्व। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। हम उस प्राणों को प्रेरित करेंगे, जल में उसकी ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, और एक ये उंगली पकड़ के हम बोलेंगे, जल को सामने रखें, जल के ऊपर हाथ को ऐसे रखें और आंखों को बंद करें। एक तेज गहरी सांस लें, एक तेज गहरी सांस लें, जल को ऐसे रखें, आंखों को बंद करें और एक तेज गहरी सांस लें। तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। मैं जो मंत्र बोल रहा हूं इसको आप दोहराएंगे। ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः। अब एक मंत्र और बोलेंगे अपने प्राण के लिए। ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः। बहुत अच्छे। अब
जल से हाथ, गिलास हटा लें, गिलास से हाथ हटा लें, गिलास के जल को देखें और देख करके अपना इंटेंशन दें। अपना इंटेंशन दें कि क्या चाहते हैं उससे। आपकी हेल्थ की कोई समस्या है, आपके जीवन में और किसी तरह की समस्या है, आप क्या चाहते हैं इससे, आप उसका इंटेंशन दें। अपने जल को इंटेंशन दें, आपको जो चाहिए वो मांगे, मन ही मन मांगे, आपको जो भी चाहिए। उसके बाद आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करें। मैं जो कहता हूं, यह जल हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अफर्मेशन दें, यह जल हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, मुझे बीमार होने से बचाता है, मैं इस जल का आभारी हूं, यह हमारे स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखता है, मुझे स्वस्थ रहने में सहयोग करता है, हमारे शरीर के 72% जल को बैलेंस रखता है, हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। मैं इस जल का आभारी हूं। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। आंखों को बंद करें और बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धनवान हूं। हेल्थ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आंखों को बंद रखें, बोले, स्वास्थ्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं कैसे भी रहती हूं तो स्वस्थ रहती हूं, मैं गलतियां भी करती हूं तो स्वास्थ्य मेरे साथ रहता है। स्वास्थ्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त 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 है। मैं हाँ कहता हूं तो मेरे साथ रहता है, मैं ना कहता हूं तो भी मेरे साथ रहता है। मैं अच्छा खाता हूं तो भी मेरे साथ रहता है, मैं अगर कोई गलत चीज खा लूं तो भी मेरे साथ रहता है। हेल्थ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हेल्थ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत गलतियां करता हूं तो भी ये मुझे माफ करता है। स्वास्थ्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। स्वास्थ्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। स्वास्थ्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और मंत्र बोलेंगे, रम। ये हमारे पंच महाभूतों को पुष्ट करने का मंत्र है, पंच तत्व का मंत्र है। इसको रिकॉर्डिंग से निकाल लेंगे। रम। 3 बार बोलेंगे। वात पित्त कफ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बार बोलेंगे। रम। और दूसरा मंत्र बोलेंगे, यम। 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 ये म का उच्चारण आपके ब्रेन में गूंजना चाहिए।
यही म का उच्चारण आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं। और इसका उच्चारण, तीसरा मंत्र बोलेंगे हम। 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 चौथा मंत्र बोलेंगे लम। 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 और पांचवा मंत्र बोलेंगे वम। 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 एक बार और। वम। तथास्तु। तथास्तु। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब आंखों को धीरे धीरे खोलें, जल की कुछ बूंदें धरती पे गिराएं और 5 घूंट में अपने 5 प्राणों के लिए, पंच तत्वों के लिए इस जल का पान कर जाएं। अगर इसको रोज किया जाए, ये कुछ नहीं आता है, तो ये 5 मंत्र जो अभी मैंने बताया ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र कैसे प्रयोग करना है मैंने सेशन में बता के आया हूं आगे। इस 5 बीज मंत्र का प्रयोग करके अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं बदलाव, जल को इंटेंशन दे दें। अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, जल में इंटेंशन दे करके उसके बॉटल में पानी भर दें। अगर हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस काम पे, उनके बोतल में ये इंटेंशन दे करके पानी भर दें। आप खुद के लिए जब भी पानी पिए इंटेंशन दे दें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पिछले दिनों एक सेशन हुआ हमारे वाटर हीलिंग का। एक हमारी पार्टिसिपेंट, दूसरे दिन उनका फोन आया कि बाबा जी, मेरी सहेली के हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है, मैं क्या करूं, कैसे हेल्प करूं। मैंने कहा जो भी इलाज चल रहा है चलने दो, तुम वाटर हीलिंग करो, डिस्टेंस हीलिंग करो। वाटर हीलिंग के द्वारा डिस्टेंस हीलिंग बहुत आसान है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जिनका सवाल आ रहा है कि कौन सी चिकित्सा है, मैं बताऊंगा, इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ लोग नए आए हैं, उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर उसके लिए डिटेल करूंगा। थोड़ा सा वेट कर लें डॉक्टर साहब, आपके सवाल को मैं पढ़ लिया हूं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें। अब इस सेशन की मैं कुछ प्रैक्टिकल देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आज माइग्रेन से शुरुआत करके माइग्रेन और सर्वाइकल, थायराइड और नाभि बैलेंस, इतना प्रैक्टिकल आपको दूंगा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और ये जो खास करके नाभि बैलेंसिंग माताओं, बहुत ध्यान से देखना, इसकी प्रैक्टिकल करना और प्रैक्टिकल करके वीडियो बना के भेजना, मुझे खुशी होगी। एक तो आप लोग वीडियो भेजने में कंजूस हो, वीडियो सही से पूरा आ नहीं रहा है जितना आना चाहिए, क्योंकि यही बैच ऐसा है जिसमें वीडियो ज्यादा नहीं आया, नहीं तो सबका वीडियो आता ही था। यस, आइए से आइए जरा पाठक जी, अब आगे आइए आप। आगे आइए, आपको मैं अपने लेंस के अंदर लूं। हाँ, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात है। तो सबसे पहले माइग्रेन, आइए। मैंने कहा था माइग्रेन के लिए, वर्टिगो के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए हमने पॉइंट बताया था। मैंने ये बताया था पोजीशन, 3 उंगली को मोड़ करके हमें ऐसे बनाना है, ये वामन का पग है, माप हमारी इसी से होगी। ये टॉप, यहां यहां से टॉप से हमारा पहला पग देखिए यहां आता है। हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, उंगली अंदर जहां तक जाए, जहां तक जाए। अब इसको क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और हमारा दूसरा पग, दूसरा पग हमारा यहां आता है। ये देखिए यहां, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है।
यहां से निकल के ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आया है। ये पॉइंट नीचे से ऐसे वी बना के ले जाए तो जहां पे देखिए रुक गया, दिस इज द पॉइंट। यहां से लाएंगे तो यहीं पे रुक जाएगा, यहां से हमारा ऊपर का पार्ट शुरू हो जाता है। ये पॉइंट, ये गड्ढा, ये यहां पे देखिए गड्ढा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये पॉइंट। हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, जोर से अंदर दबाएंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और यहां के बाद हमारा जो अगला पॉइंट जाएगा कान से 4 अंगुल ऊपर, देखिए यहां पे कान है, यहां से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर, इसको हम स्टिमुलेट करेंगे बोथ साइड, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और यहां के बाद हमारा पॉइंट आएगा, इधर घूमिए, इधर घूमिए, इधर मेरे तरफ घूमिए, इधर 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 इधर, हाँ ऐसे दिख रहे हैं ना। यहां से हमारा पॉइंट आएगा, सॉरी सॉरी, यहां है, हाँ, यहां से हमारा पॉइंट यहां आएगा, कान से 4 अंगुल ऊपर। और यहां के बाद हमारा पॉइंट यहां आएगा जहां पे हम बिंदिया लगाते हैं, जहां पे बिंदिया लगाते हैं, ये प्रज्ञा चक्र, ये प्रज्ञा चक्र। ये 5 पॉइंट करना है, स्टिमुलेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक 10 बार। आप अभी करेंगे ना तो अभी के अभी रिजल्ट देगा, तत्काल। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूं, मैं अभी मुंबई में हूं, मुंबई के अंधेरी में, और सुबह से कितने लोग आए जिनका हाथ नहीं उठता था, तो कलाई में दर्द है, 2 मिनट में ऐसे ठीक होके गए। अब यहां से आगे किसी का अगर हाथ नहीं उठ रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, तो फ्रोजन शोल्डर के लिए देखिए हम यहाँ आएंगे, ये टॉप पे, यहां से, यहीं से हम माप लेंगे, यहां से ये जो हमारा ये आया है पर, यहां से माप लेंगे तो ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हम 1 2 और 3 पॉइंट बनाएंगे। चौथा पॉइंट इधर आएगा पीछे, पीछे यहां, यहां से 1 पग आगे और 1 पग पीछे। इस 5 पॉइंट को जब करते हैं तो हमारा सर्वाइकल ठीक होता है, दोनों साइड करना है, राइट। और नाभि बैलेंसिंग देखें, नाभि बैलेंसिंग बहुत ध्यान से देखें। आप किसी का सर्वाइकल ना ठीक कर पाए, लेकिन मोटापा कम करने के लिए और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपका नाभि बैलेंसिंग जरूरी होगा। नाभि बैलेंसिंग के लिए ये बनाएं, ऐसे बनाएं सभी। और अपने ही नाभि पे आप लोग देखें, मैं यहां देखिए नाभि के ऊपर हमने यहां रखा, यहां यहां से माप लिया तो देखिए हमारा पहला पॉइंट यहां आएगा। यहां पे देखें सबको गड्ढा होगा, छू के देखिए, ऊपर से ये आया है, यहां पे गड्ढा है, पेट जहां समाप्त हुआ है यहाँ पे गड्ढा है। तो हमारा पहला पग यहां आएगा, दूसरा पग यहां आएगा, और तीसरा पग यहां आएगा। हमें यहां स्टिमुलेट करना है, ऐसे मैक्सिमम अंदर डालना है, मैक्सिमम मैक्सिमम। और क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। इधर का पॉइंट यहां आएगा, यहां भी उंगली को मैक्सिमम अंदर ले जाए, जब जाना बंद हो जाए तो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और यहां जिसको गैस एसिडिटी, यहां देखिए गड्ढा है, हमारा जो ये है ना रीढ़ की हड्डी का बीच का भाग, यहां आकर के रुका है, गड्ढा है ये। इस गड्ढे को हम दबाएंगे जोर से, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब यहां से ये नाभि है, ये नेवल है हमारा, नेवल से 4 अंगुल इधर और 4 अंगुल इधर और 4 अंगुल इधर। हम 4 अंगुल यहां से लेते हैं तो ये पॉइंट आता है। हम यहां भी ऐसे दबाएंगे जोर से, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और इधर 4 अंगुल यहां आएगा, इसको भी क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। 4 अंगुल ऊपर, ये भी क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। निगम मेरी आवाज सुन रहे हैं? निगम, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। नाभि बैलेंसिंग का वीडियो था आपके पास? हाँ था, तो भेज देता हूँ। नाभि बैलेंसिंग का वीडियो दिखाइए, अब वीडियो समझ में आएगा। क्लियर हुआ? पॉइंट सारे क्लियर हुए? यहां से नाभि से 1 पग इधर, 1 पग इधर और 1 पग इधर, फिर नाभि से 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल इधर। तो 1 2 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, बस इतना ही, 6 पॉइंट करना है। 7वां नाभि। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, कितने? 5 तत्व का ये शरीर है, 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, इस संसार में 10 दिशाएं हैं,
और हर दिशाओं में एक भगवान 10 अवतार के रूप में बैठे हैं। यह है सनातन। किसी भी रास्ते से आप बढ़ जाएं तो कोई ना कोई भगवान मिलेगा आपको गले लगाने के लिए। इसलिए सफलता 10 दिशाओं में है हमारे शरीर में, इसीलिए 10 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां हैं। ओके, ठीक है। नाभि बैलेंसिंग के ऊपर और किन्हीं का कोई सवाल अभी पूछ लीजिए, 10 बार पूछ लीजिए। ज्योति, कुछ पूछना है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैं करती हूँ, मैंने जो बुक्स लिया है उसमें से देख के मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं नाभि में भी करती हूँ, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। नाभि में ना, नाभि में देखो, मानो ये नाभि है, देखो ये नाभि है, अब दिख रहा है, ये नाभि है। तो नाभि में जब हम उंगली डालेंगे ना, सबसे बड़ी उंगली, और इसको ऐसे ट्विस्ट करते हुए अंदर ले जाएंगे और छोड़ देंगे। ऐसे ट्विस्ट करते हुए अंदर ले गए, हाथ सीधा हुआ, छोड़ देना है। उंगली ऐसे नाभि में जा रहा है तो ऐसे होते जाए और छोड़ दो। घुमा करके वापिस नहीं करना है, एक तरफ ले जाते हुए राइट हैंड साइड में और फिर छोड़ दो। तो 3 बार ऐसे करने से क्या होगा कि नाभि अगर इधर उधर जगह जगह छोड़े हुए रहेगा ना तो अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। एक ही तरफ ऐसे करते हुए, ट्विस्ट करते हुए उंगली ले जाना है और उसके बाद छोड़ देना है। 3 बार कर दो तो नाभि इधर उधर डिग जाती है ना, नाभि ऐसे ठीक हो जाएगा। नाभि डिगना सबसे आसान है ठीक करना शाश्वत चिकित्सा के द्वारा। उसके बाद मुझे थोड़ा डकार आता है, मतलब ओडकार जैसा। अब जितना भी गैस 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 जहां जहां भी रुका हुआ रहेगा ना, वो गैस एकदम से रिलीज कर देगा तुरंत। जिसको ज्यादा गैस फंसी हुई है शरीर में, सब निकालने लगेगा, डकार से हां हां करने लगेगा, वैसे करने लगते हैं लोग, सारा गैस निकाल देगा। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होने लगता है, तो उससे क्या होगा कि गैस उधर बनती कम है, जो एक्स्ट्रा जमा था हमारे सेल्स में वो निकल जाता है बाहर, तो रिलीफ मिल जाता है तत्काल एकदम। किसी को एसिडिटी है, हमारे शरीर में एसिडिटी क्यों होता है? हमारा भोजन, बहुत ध्यान से सुने, अ, निगम, निगम आप अपना वीडियो तैयार रखें नाभि बैलेंसिंग का। हाँ, मैं ओके, अभी फोटो ठीक शेयर है, कर रहा रखें। हूँ। उसके बाद मैं वीडियो चला देता हूँ। अच्छा, फोटो स्क्रीन पे दो, तब तक मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है। हमारे शरीर में जो एसिडिटी होता है, आपको पता है कि एसिडिटी क्यों होता है? एसिडिटी क्यों होता है हमारे शरीर में? एसिड का कारखाना हमारा शरीर है। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एसिड्स बनते हैं। तो भोजन जलेगा। जो एसिड बनता है इतना खतरनाक है कि अगर वो डायरेक्ट टच हो जाए उंगली से तो उंगली जल जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे आंतों में, हमारे इसमें, उसको पचा, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, जलाने के लिए। तो जब भोजन हमारा जाता है तो उसको पचाने के लिए ढेर सारे एसिड्स बनने लगते हैं। जब एसिड का लेवल ज्यादा होने लगता है तो एक वहां पे एक सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है, वो खाली उसका काम निगरानी रखना है। दैट्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब देखता है कि ज्यादा हुआ उसका लेवल, तो गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ देता है गॉल डक्ट के रूप में। ये गॉल डक्ट क्या करता है, एसिड को अल्कलाइन कर देता है, एसिड को अल्कलाइन कर देता है। अब एसिड को अल्कलाइन करने के लिए कौन से केमिकल की जरूरत है? कोई केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो बताएगा। एसिड को एसिड को अल्कलाइन करने के लिए कार्बोलिक एसिड की जरूरत होती है। एसिड कार्ब वो पूरा कर देता है गॉल डक्ट। अगर हमारा गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं किया तो जो हम वाटर इंटेक करते हैं, पानी पीते हैं, उससे वो अल्कलाइन होगा। पानी को बढ़िया अल्कलाइजर बोला गया है। पानी, वाटर इज एन अल्कलाइजर। खाने का सही समय, हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, अपना नाम लिख दें, इसमें जियोमी आ रहा है लिखा हुआ, अपना नाम लिखें, खाने का समय बताता हूं। मेरे हिसाब से अगर पालन कर लिया तो 10 दिन में रिजल्ट दे दूंगा। खाने का जो मैं बताता हूं तरीका, 10 दिन में आपके शरीर में परिवर्तन ना आ जाए, रोबिन गुज्जर, यस, खाने का जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आपने पालन कर दिया। पानी हम इंटेक करते हैं तो पानी बढ़िया अल्कलाइजर है, उससे अल्कलाइन होता है। अगर हम पानी कम हुआ हमारे शरीर में तो हमारे ब्लड से लेने लगेगा एसिड, कार्बोलिक एसिड। अगर ब्लड से भी पूरा नहीं पड़ा तो हमारे हड्डियों से खींचने लगेगा, क्योंकि हड्डियों में कार्बोलिक एसिड होती है। जो कड़ी हड्डियां हैं ना, हमारे शरीर में 2 तरह की हड्डियां होती है, बोन एंड कार्टिलेजेस।
जो बोन है, जो कड़ी हड्डियां हैं, उसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, इसीलिए वो हार्ड है। तो उसके उसके कार्बोलिक एसिड को लेने लगता है अल्कलाइन होने के लिए। तो अब जब वो हड्डियों से कार्बोलिक एसिड ले लेगा तो हड्डियां हमारी खुशखुशी हो जाती है। इस बीमारी का नाम क्या है? ऑस्टियोपोरेसिस। ऑस्टियोपोरेसिस। ये ऑस्टियोपोरेसिस, हड्डियां खुशखुशी हो जाती है। डॉक्टर कहेगा हड्डियां सड़ गई है। आप बिस्तर से भी गिरोगे ना, बेड पर से भी गिर जाए तो हड्डियां टूट जाएगी, इतना मुलायम हो जाती है हड्डियां, इतनी खुशखुशी हो जाती है हड्डियां। खास करके हिप की हड्डियां। अभी भाईंदर में मैंने एक पेशेंट देखा था, करीब वो 60 साल प्लस के आदमी है। उनको डॉक्टर ने दोनों हिप बदलने के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया, ये कर दिया था, दवाइयां खिला के खत्म हो गया। बोला अब ऑपरेशन का डेट दे दिया कि दोनों हिप आपका चेंज होगा। और उस बीच में मेरा प्रोग्राम हो गया भाईंदर में, और वो आ गए, किसी ने हमें मिला दिया, जो इसके ऑर्गेनाइजर थे वो लेके आए। और वो व्यक्ति आज भी ठीक ठाक हैं, आज भी हम हमारे संपर्क में है। मैं पिछले बार भी आया था भाईंदर, तो उनको देखा, अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही बगैर ऑपरेशन के। ये मिरेकल संभव है शाश्वत चिकित्सा से। तो हमारे शरीर में एसिड को अल्कलाइन करने के लिए कार्बोलिक एसिड की जरूरत होती है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारे शरीर में 72% पानी होता है और हमारे ब्रेन में 90% पानी होता है। 90% पानी अगर कम हो गया हमारे ब्रेन का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए, क्योंकि इसमें 90% पानी है। 90% पानी है, यानी पानी का क्या होता है रासायनिक सूत्र? H2O। 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 तो वो माने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको सबसे ज्यादा चाहिए। तो हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो धुआं धुआं सा लगने लगेगा। क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है। फॉग वाला गाना जो सुने हैं ना, क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है। वैसे फॉग चलने लगेगा हमारे शरीर में, हमारे ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, कुछ सोचने समझने की स्थिति नहीं रहेगी, दिमाग एक जगह टिकेगा नहीं, काम नहीं करेगा, और हम परेशान होने लगेंगे। ये जो क्रिया करते हैं, इसको जब हम क्लॉक एंटी क्लॉक करते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड यहां आने लगता है फटाफट, क्योंकि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब हम इसको ऐसे दबाते हैं, यहां से ब्लड हट जाता है, छोड़ते हैं तो तेजी से वो खाली जगह भरने के लिए आ जाता है। आपको पता है कि जब हम ऐसे करते हैं तो दर्द होता है ना? कितने लोगों को ऐसे करने में दर्द हुआ? तेज दर्द होता है ना, बहुत तेज। दिस इज जंक्शन पॉइंट। आप यहां छू के देखें तो बहुत बारीक बारीक नसें होगी, बहुत बारीक बारीक नसें होगी। यह हमारे ऑप्थाल्मिक नर्व, हमारा ऑरिकुलर नर्व, सारे नर्व यहां जमा है। इसको जब हम स्टिमुलेट करते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो हमारा ये जो ब्रेन से लेकर के ये सारे नर्व्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उसका ब्लॉकेज खुलने लगता है पहले बार से। जो हमें दर्द होता है, मैं जिसके ऊपर काम करता हूं, ये शाश्वत चिकित्सा है, ये अथर्ववेद की विद्या है। अथर्ववेद जिसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो दवाइयां हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऑल आर मेडिसिन, हमारे शरीर के अंदर ही डॉक्टर बैठा हुआ है, हम उससे काम करवाते हैं। बाहर से दवाइयों की जरूरत कम ही पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए दवाइयां बता देता हूं, पर उस पौधों की दवाइयों के ऊपर मैं काम नहीं करता हूं। क्योंकि जब आयुर्वेदा नहीं आया था इस धरती पे, सृष्टि जब से हुई, जीव आया, तो आयुर्वेद को किसी महर्षि ने, किसी संत ने, किसी ज्ञानी ने बनाया, पेड़ पौधों को समझा, उसको उसके मेडिसिनल वैल्यू को समझा, उसको दवाई के रूप में परिणत किया, काढ़ा बनाया, गोली बनाया, इंजेक्शन बनाया। लेकिन उसके पहले हम कैसे अपनी बीमारी ठीक करते थे? क्योंकि बीमारियां तो हमारे पैदा होने के साथ है। अगर छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न, अगर 1 घंटा तक, 2 घंटा तक उसको दूध ना मिले तो बीमार हो गया। दूध ज्यादा पी लिया तो वॉमिटिंग कर दिया, बीमार हो गया। नींद नहीं आई तो बीमार हो गए, नींद ज्यादा आई तो बीमार हो गए। यानी अनबैलेंस होना ही बीमारी है। बीमारी की परिभाषा क्या है? इस संसार में कोई रोग नहीं है, हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? तो डिजीज यानी हमारे वात पित्त कफ में जब असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे पंच महाभूतों में जो विकृति आती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे इम्यून सिस्टम में जब कमजोरी आती है, हमारी इम्यून सिस्टम में एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो हम जब दवाइयां नहीं बनी थी, आयुर्वेद नहीं आया था, उसके पहले भी इलाज होता होगा। तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में 4 तरह की चिकित्सा विद्या का वर्णन ऋषि अंगीरा ने किया है। ऋषि अंगीरा ने किया है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यह नई नई बात होगी। मेरा यूट्यूब का चैनल है शाश्वत चिकित्सा स्वामी भक्ति प्रकाश, या वैदिक विज्ञान स्वामी भक्ति प्रकाश, कुछ भी लिखेंगे तो इसको अभी लिंक दे देना निगम, तो आप उसके ऊपर डिटेल पा सकते हैं। बाकी हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, हमारे
सेमिनार्स होते रहते हैं, वेबिनार्स होते रहते हैं, आप उसमें आ सकते हैं, आकर के सीखेंगे। और आखिरी में बताऊंगा, ये वेद पढ़ना है हमको। अथर्ववेद में कौन सा पढ़ सकते हैं? जैसे ऑनलाइन तो बहुत अलग अलग दिखा रहा है। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में तो बहुत शॉर्ट होता है। आपके पास अथर्ववेद है ना? देख, मैं आपका वो छोड़। सुख, आपके पास पुस्तक है ना? हाँ है, आपके पुस्तक पास तो है। पुस्तक है ना? तो पुस्तक में पूरा उसका ये लिखा हुआ, वो जो अथर्वणी, वो ये लिखा हुआ है ना, श्लोक लिखा हुआ है ना, उसमें कौन हाँ से हाँ सुख है, कितने नंबर श्लोक है, सारा दिया हुआ है। हाँ, लिखा है। अथिर्वणी आंगी रसी उता जो लिखा हुआ है ना, अथर्वणी आंगी रसी दैवीय मनुष्यजा उता, ऐसे जो लिखा हुआ है ना श्लोक, उस श्लोक को पढ़ना, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, कहाँ से है अथर्ववेद में, उसको आप ढूंढ लेना, पढ़ना, अच्छी बात है, पढ़ो। हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का हरण होता है उसको चिकित्सा कहते हैं। खाने के लिए, हमारे शरीर को, हाँ, खाने के लिए सवाल आ रहा है, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कितना करना चाहिए? तो जो व्यक्ति जो ऑफिशियल वर्क करते हैं या फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो हम लोगों के हिसाब से उसे भोजन 24 घंटे में एक बार भोजन पर्याप्त है। 24 घंटे में एक बार आप एक बार बढ़िया खाना खाएं, रात का भोजन बंद कर दें, उसको समाप्त कर दें। रात में अगर भूख लगती है, दूध का प्रयोग करें। अगर आप सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, रात का भोजन अगर बंद करते हैं, रात हमारे भोजन के लिए नहीं है। आपने जितने जैन समुदाय से जुड़े होंगे, जैन धर्म वाले रात में भोजन नहीं करते। हम भोजन क्या करते हैं, हम सूरज को खाते हैं। सूरज को खाना है, सूरज में ही जीना है और सूरज में ही मर जाना है। हम जो भी भोजन लेते हैं वो सूरज होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया ना हो तो कोई अन्न नहीं बनेगा। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो कोई फल नहीं बनेगा, कोई सब्जी नहीं बनेगी। हम वही तो खाते हैं, हमारा भोजन वही है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार। तो हमारा शरीर भोजन भोजन सूरज से ही चलता है। अगर सूरज 10 दिन निकलना बंद हो जाए तो धरती पे अफरा तफरी हो जाती है। 2-4 दिन अगर ना दिखे सूरज तो जिंदगी कैसा होने लगता है। तो हम रात में अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर रात में भोजन को पचाने के चक्कर में जो हमारे नॉरिश करने का काम था, जो हमारे मेलेटोनिन को, हमारे अंगों की नॉरिशिंग करनी थी, तो ना तो नॉरिशिंग पूरा कर पाता है, ना डाइजेशन पूरा कर पाता है। आजकल ऐसी समस्या हो गई है, जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, कि 10 बजे से पहले शाम नहीं होती है, 12 बजे से पहले भोजन नहीं होता, खास करके शहरी कल्चर में। 10 बजे तो ऑफिस से आते हैं, 11 बजे 12 बजे खाएंगे। आजकल तो 11 बजे 1 बजे तक जोमेटो की सर्विस मिलती है, अगर घर में नहीं बना तो जोमेटो की सर्विस ले लेते हैं। ये हमारी पुस्तक का, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये पुस्तक है हमारी वैदिक शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। जिन्हें भी मंगाना होगा, जो स्क्रीन पे नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप अपना डिटेल लिख के भेज देंगे तो आपको वो पुस्तक भेज दी जाएगी। वो विद्यार्थियों के लिए सिर्फ उपलब्ध कराया गया है, जिन्होंने क्लास लिया है उनको ज्यादा आसानी से समझ में आता है। क्योंकि शाश्वत चिकित्सा अभी नया है लोगों के लिए, अभी पता नहीं चलता है। कि पहले जब शाश्वत चिकित्सा की हमने शुरुआत करी थी, मैं लोगों से कहता था कि मैं छू करके ठीक करता हूं, तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, कहते अरे बाबा जी, छू करके अगर ठीक होने लगे ना तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, सारा मेडिकल बंद हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ज्ञान हमारे वेदों में है, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। हम जो विद्या बता रहे हैं वो वेदों में मिलेगा, आप ढूंढो। हजारों हजार लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया है और हजारों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टरेट मिला, इसके लिए भारत गौरव अवार्ड मिला, इसके लिए विजनरी लीडर का अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड आए। अब लोग समझ गए। अब हमारे सेशन में, पिछले सेशन में एम्स के डॉक्टर राजवीर सिंह भी आए हुए थे, और एम्स में हमारा सेशन होने वाला है बहुत जल्दी, दिल्ली एम्स में चल रहा है, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। अभी पीछे जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में मेरा सेशन हुआ, हमारे सेशंस होते रहते हैं संस्थाओं में। अब लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, नहीं तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या अजूबा बाबा कह रहा है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, वेदों में सारा ज्ञान है। हम विश्वगुरु के वंशज हैं,
ज्ञान हमारे कण कण में है, बस थोड़ी सी नजरिया बदलने की जरूरत है, नजारा बदल जाएगा। अभी तक जितने भी नोन और अननोन थेरेपीज हैं, सबसे फास्ट रिजल्ट शाश्वत चिकित्सा के द्वारा दिया जा सकता है। तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में रिजल्ट है, बगैर इंजेक्शन लगाए, बगैर दवाई दिए। अगर सिर्फ ये उंगलियों का प्रयोग करके के, जिसको 10 साल से घुटने खराब हैं, 10 साल से साइटिका है, और वैसे लोगों को आप आराम भी दे देते हैं, तो ये मिरेकल से कम नहीं है। ना तो कोई इंजेक्शन लगाए, ना कुछ, और उठक बैठक लगा लिया, वो हाथ उठा लिया वो, तो ये कम नहीं है। तो बाकी परमानेंट ठीक होने के लिए कुछ तो पालन करना पड़ेगा, अपने शारीरिक स्थितियों को, अपने खान पान को, जो परहेज करने की वस्तुएं हैं उसको। तो शाश्वत चिकित्सा सबसे फास्ट रिजल्ट। थायराइड के लिए रश्मि जी मैंने पॉइंट बताया था, एक बार दोहरा देता हूं। ये 2 उंगली वी बनाई, सभी लोग प्रैक्टिकल ही कर लें जो भी हैं सेशन में। थायराइड ठीक करना है तो थायराइड और अस्थमा का ये पॉइंट, ऐसे वी बनाएं, और वी बना करके यहां रखें और ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, यहां से ऐसे, तो देखिए यहां पे आएगा, ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे देखें, ग्लैंड होगा सबको, यहाँ पे गांठ होगी, सबको ग्लैंड होता है। यहाँ इस ग्लैंड के ऊपर अंगूठे को दबाएं, जहां तक आप ले जा सकते हैं, माने यहाँ पे सावधानी पूर्वक इस ग्लैंड को क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, बोथ साइड, दोनों साइड, इसको क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे 4 अंगुल नीचे, इससे 4 अंगुल नीचे आते हैं, तो ये जो क्लेविकल की हड्डी है, इसके ठीक अंदर जाएगा। ये क्लेविकल की हड्डी, ये जो आगे कॉलर बोन होता है ना, इसका आगे वाले सिरे में देखिए ये गड्ढा है, इस गड्ढे में सीधे उंगली नीचे ले जाइए, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, और यहां से 4 अंगुल नीचे, दिस इज द पॉइंट, दोनों साइड। ये आप देखेंगे ऐसे, तो यहां से हमारा ये एक पग बनता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट आया, यहां से ये एक पग बनता है, और यहां से 4 अंगुल नीचे आए, तो यहां से हमारा एक पग बनता है। ये देखिए, ये और ये, इसको हम स्टिमुलेट करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, 1 2, और ये 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट से, इस 3 पॉइंट से आप अस्थमा, जो अस्थामेटिक अगर आ गया, 1 2 और 3 पॉइंट आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जब शाश्वत चिकित्सा के पॉइंट करते हैं, तो भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भोजन करने से 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद करें, या खाली पेट में करें। नाभि बैलेंसिंग अक्सर खाली पेट में ही करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, बुक के बारे में, ये आपकी यही पुस्तक है, शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। बाबा जी का एक प्रयास है कि इसको पढ़ करके आसानी से समझ के उसको प्रैक्टिस कर सकें लोग, इसलिए इसको बनाया गया है। और इसका एक छोटा सा डोनेशन अमाउंट है 501। इसमें आपको सारा डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे नाभि बैलेंसिंग, जो भी पॉइंट बाबा जी बताते हैं वो सारा इसमें डिटेल से बताया हुआ है, सारा पॉइंट बाय पॉइंट। तो आप इसे पढ़ के घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है इसका। ये नंबर नोट कर लें, जिनको भी पुस्तक की जरूरत होगी, आगे जिनको क्लास में आना है, वो इसी नंबर पे आप अपना नाम मैसेज कर दें, तो आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा वेबिनार का भी। आगे हमारे क्लासेस चलते हैं वाटर हीलिंग टेक्निक का 5 दिन का, शाश्वत चिकित्सा का, और शाश्वत चिकित्सा का 3 महीने का कोर्स है, जो महर्षि पतंजलि आयुर्वेद एवं चिकित्सा परिषद के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स में मान्यता प्राप्त है, सर्टिफिकेशन का कोर्स। आगे हमारे कुछ और कोर्सेज चालू होने वाले हैं, जो जिसमें आप आ सकते हैं, जिसमें न्यूरोथेरेपी से लेकर के, नाड़ी से लेकर के, कई तरह की चिकित्सा ये है जो आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, पूरा पैकेज के रूप में, पूरा बंच बंडल के रूप में, ताकि आप एक अच्छी प्रैक्टिशनर, अच्छे हीलर बन सके। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। और लखनऊ में ओपनिंग हो चुका है ट्रेनिंग सेंटर का, जहाँ पे हम लोगों को, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको वहाँ बुला करके वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था है, और वहाँ रह करके आप ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग ले करके अपने यहाँ, जिनको भी अपने यहाँ संस्था बनाना है, जो अपने यहाँ चाहते हैं प्रैक्टिस करना, उनके लिए वो सुविधा दी गई है। तो और इसके आईटी के लिए, इसके सारा काम दिल्ली से हो रहा है, दिल्ली नोएडा से, नोएडा में भी ऑफिस ये हो गया है। तो बहुत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन का नंबर नोट कर लें, जिनको भी कोर्स में आना है,
तो जिन्हें भी आना है उस कोर्स के लिए डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप अपना मैसेज कर दें, आपको डिटेल कॉल करके भी बता दिया जाएगा, उसके डिटेल भेज दिए जाएंगे। जिनको ये बुक मंगाना है, आगे कोई भी ये ग्रुप बना रहेगा, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, कोई क्वेश्चन आए, किसी तरह की कोई परेशानी आए तो एक बार संपर्क जरूर बाबा जी से करें, बाबा जी आपको हेल्प करेंगे। तो इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, जिंदगी खुशियों में बीते, आप पूरे परिवार से सकुशल सफलतापूर्वक जिंदगी बिताएं। धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो आज का हार्मोनल इम्बैलेंस का क्लास यहीं पे एंड होता है। ये एंड नहीं है, किन्हीं का कोई भी कभी भी कोई सवाल हो तो जिस ग्रुप में ऐड है उस ग्रुप में आप सवाल कर सकते हैं, बाबा जी उस ग्रुप में जवाब भेज देंगे। और 5 दिन जो भी कोर्स कंप्लीट कर लिए वो प्लीज़ अपना वीडियोस जरूर बना के भेजिए ग्रुप में। आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और जिनका वीडियोस आ जाएगा उनका सर्टिफिकेट भी चला जाएगा। तो और एक बार नंबर फिर से दिखा देता हूँ, किन्हीं को बुक्स वगैरह लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाली जो क्लासेस हैं उनके पे मिल जाएगा। निगम जी, जी। नमस्ते। जी नमस्ते। आ, ये बुक्स तो मेरे पास है, और दूसरी कोई बुक्स आती है गुरु जी की? नहीं, बाबा जी का अभी फिलहाल तो अभी यही बुक्स है, दूसरा बुक्स आने वाला है हार्मोनल इम्बैलेंस, इसी जो आप क्लास के उस पे भी बुक्स आने वाला है बहुत ही जल्द। वो आएगा तो आपको मैसेज में मिल जाएगा ग्रुप वगैरह में। ये बोल रहे थे कलर थेरेपी का, तो वो क्लास चालू होने वाला है, आपको हाँ तो वो पता है कुछ? वो बाबा जी ही बताएंगे। बाबा जी अगर आप सुन पा रहे तो प्लीज वो बुक्स के वो बारे में बता तीन दें। महीने का वो 3 महीने का कोर्स है, वो आप नंबर डाल देना, उसका डिटेल बता देंगे। वो 3 महीने का कोर्स है, उसमें ओके। कलर थेरेपी और कई थेरेपी उसमें ये है। ठीक है ना? वो आप नंबर, आप अपना नंबर डाल देना इंक्वायरी में इसी नंबर पे, तो आपको कोई भी डिटेल क्वेरी कॉल हो कर। तो इस नंबर पे आप हाई लिख के या मैसेज अपना नाम लिख के मैसेज करिएगा, मैं आपको सारा डिटेल भेज दूंगा आपको। थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत ध्यानपूर्वक आपने 5 दिनों का सेशन अटेंड किया। तो आज का सेशन यही पे एंड होता है। सभी को शुभ रात्रि।